13 सितंबर की द हिंदू हिंदी के हिंदी एनालिसिस में स्टडी विद शरण IAS की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमने विषय लिया है, एक जो हमारे लिए मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं G20 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और इसमें सभी देश लगभग भाग लिए हैं। चाइना और रूस के जो राष्ट्र प्रमुख थे, इन लोगों ने भाग नहीं लिया। बाकी सारे देशों के लगभग राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया इसमें। और एक सार्वजनिक सहमति कह सकते हैं, यूक्रेन का युद्ध को लेकर के पश्चिमी देशों के असहमति के बावजूद एक सर्वसम्मति बनाने में भारत कामयाब रहा है। इसके लिए पूरे विश्व में भारत की सराहना की जा रही है। आज जो हमने विषय लिया है, G20 देशों के मध्य अगर हम एनालाइज करें 1970 से 2023 के मध्य भारत की वुमेन एम्पावरमेंट में क्या स्थिति रही है, क्या सुधार हुआ है, पर कैपिटा इनकम में क्या स्थिति रही है, अब क्या स्थिति है, SDI इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक में भारत की तब क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भारत ने क्या प्रोग्रेस की है, इसके बारे में हम आज डाटा वाइज देखेंगे, डाटा देखेंगे। इसको हमने द हिंदू पेपर से लिया है। तो पहले इसका एक जनरल लेआउट ले लेते हैं G20 सम्मेलन का। G20 18वां G20 समिट थी। हम जानते हैं 18th G20 समिट, स्थान जानते हैं नई दिल्ली। इसका जो थीम था, पूछा जाता है इस बार एग्जाम में पूछा जाना, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एकदम रट लीजिए। एग्जाम में कोई भी एग्जाम होगा इसमें रखा हुआ है। इसमें जो डिस्कशंस हुए हैं, जो मुख्य टॉपिक है इसमें जो डिस्कशन हुए हैं, इसमें फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ऊर्जा सेक्टर, एनर्जी डेवलपमेंट, विकास, हेल्थ केयर, हमारे स्वास्थ्य सेक्टर संबंधित है, हेल्थ सेक्टर से, डिजिटलाइजेशन। इसके अलावा इस 9-10 के समापन के बाद भारत ने इसकी अभी तक प्रेसिडेंटशिप जो है भारत के पास थी, अब इसने जो है भारत ने ब्राज़ील को सौंप दिया है। 2024 के लिए G20 की जो अध्यक्षता है वो ब्राज़ील करेगा। हम जानते हैं G20 के जो देश हैं उसमें 19 देश, एक यूरोपीय यूनियन है, अमेरिकी महाद्वीप से अमेरिका है, USA है, कनाडा है और मैक्सिको है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। यूरोप से रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और इसके अलावा एशिया से भारत, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान, तुर्की, सऊदी अरबिया, चाइना, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, ये सब सारे देश हैं, सब लगभग 20। और यूरोपीय यूनियन, यूरोप से एक यूरोपीय यूनियन। तो ये 19 देश और यूरोपीय यूनियन, इन्हीं देशों के मध्य हम आज एनालाइज करेंगे। आज देखते हैं टॉपिक ये, व्हेयर इंडिया स्टैंड्स इन G20। पहले केस फर्स्ट लेते हैं, GDP पर कैपिटा। GDP पर कैपिटा आप लोग जानते होंगे क्या होता है। देश के किसी नागरिक द्वारा कहीं भी जो उत्पाद किया जाता है, जितना भी इकोनॉमिक अर्थ या अर्निंग की जाती है, उस अर्निंग को मिड सेशन में जितनी भी पॉपुलेशन उससे डिवाइड कर दीजिए तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। यानी जितनी अर्निंग हो एक साल में, उस साल में कितनी पॉपुलेशन है तो ग्रास अर्निंग कितनी हुई है, उसमें कितनी पॉपुलेशन से भाग दीजिए, पर कैपिटा इनकम आ गई। ये 1970 से 2022 तक के बीच का एनालिसिस है। तो इंडिया का जो 1970 में पर कैपिटा इनकम था वो डॉलर में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, $111.70 था। कितना था? $111.70। और इन देशों के मध्य इसकी रैंकिंग क्या थी? 18वीं रैंक थी। ठीक, उस समय 1970 में इंडोनेशिया लास्ट पे था, 19वीं रैंक पे था। इंडिया 18वें रैंक पे था, $111.70 पर एनम था ये आय जो थी, पर कैपिटा इनकम। और उससे केवल एक देश से ऊपर था, इंडोनेशिया। लेकिन 2022 की स्थिति देखी जाए अगर, तो 2022 में इंडिया की जो स्थिति है, यहाँ देखिए, $2388.62 निश्चित तौर पे वृद्धि हुई है। लेकिन 1970 से लेकर के 2022 का, यानी 52 साल में $2388.62 पर कैपिटा इनकम हुई है पर ईयर, एक व्यक्ति की अगर कह सकते हैं आय, औसत आय। इसकी रैंक अब हो गई 19, यानी लास्ट रैंक है G20 देशों में, ध्यान दीजिए।
और इंडोनेशिया की 18th। भारत इंडिया के जस्ट ऊपर, भारत के जस्ट ऊपर इंडोनेशिया आ गया है। इंडोनेशिया भी, यानी कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमिक सेक्टर में हम ग्रो कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पूरा विश्व, जिस एवरेज स्पीड से पूरे बस विश्व की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, हम कहीं न कहीं उसमें पीछे छूट रहे हैं। जिस स्थिति से या जिस रफ्तार से हमें ग्रो करना चाहिए उस रफ्तार से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अब केस 2 देखते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट संबंधित है। ये शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट 1998 से 2022 के डाटा के बीच से संबंधित है। शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में हमारे महिलाओं की जो भागीदारी है उस भागीदारी से है। इसमें भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 1998 में 8.1% था और भारत की रैंकिंग एमंग G20 देशों के मध्य 15 थी, 8.1% था। और 2022 में बढ़ करके 14.9% हुआ और रैंक इसकी 18th हो गई। यानी अन्य देशों ने तेज़ी से वुमेन एम्पावरमेंट सेक्टर में ग्रोथ की है बनस्पत भारत के। भारत में जो पार्लियामेंट महिलाओं को बैठने की जो परसेंटेज है 14.9% बढ़ी है, लेकिन बढ़ने के बावजूद अभी ये अन्य देशों के इस मुकाबले पिछड़ी हुई है। इसके बाद जापान की स्थिति देखते हैं 2022। जापान 2022 में 9.9% है, यानी इंडिया से जस्ट नीचे एक देश बचा है जापान, यहाँ 9.9% है, बाकी सारे देश इंडिया से ऊपर है। इसके बाद अगला केस 3 देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या स्थिति है। SDI 1990 से 2021 तक का डाटा लिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो चीज़ें हमने लिखते हैं, मानव विकास सूचकांक में जो चीज़ें हम देखते हैं, क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। दूसरा देखते हैं एसेस ऑफ एजुकेशन, यानी हमारे बच्चों की एजुकेशन तक, शिक्षा तक कितनी पहुंच है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जीवन स्तर किस स्तर का है। ये 3 चीज़ें मेनली देखी जाती हैं। इंडिया के जो SDI इंडेक्स जो 1990 में था वो था 0.43। यहाँ देख रहे 0 मिनिमम माना जाता है, 1 मैक्सिमम, तो 0.43 था और 2021 में 0.63 हो गया। रिमार्केबल वृद्धि हुई है 1990 से 2021 के बीच में SDI इंडेक्स में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी इसकी रैंक 19 है। 19 मतलब लास्ट रैंक है। और ये हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि केवल G20 देशों में भारत की स्थिति क्या है। जिस रफ्तार से या जिस लेवल से या जिस रफ्तार से हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी चाहिए, जिस लेवल से हमारा एसेस ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, जिस लेवल से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, जीवन स्तर सुधार होना चाहिए, हमारे एजुकेशन में जो सुधार होना चाहिए, वो स्तर पे वैश्विक एवरेज से हम पीछे हैं। अब देखते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की क्या स्थिति है। 1990 में भारत में 45.22 ईयर्स थी। औसत जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 1990 में 45.22 थी। जबकि चाइना की 1990 में क्या थी, 33.27 ईयर्स थी जीवन प्रत्याशा। इंडिया की 2021 में 67.24 ईयर्स है जीवन प्रत्याशा। और सबसे कौन सी रैंक है, 18वीं। ठीक, और केवल साउथ अफ्रीका ही है जो भारत से पीछे है, बाकी सभी देश। चाइना कितना पीछे, 33.27 वर्ष था इसकी औसत जीवन प्रत्याशा। अब साउथ अफ्रीका की जीवन प्रत्याशा 19 हो गई है। ठीक, अब केस 4 देखते हैं एनर्जी सेक्टर का 1990 से 2022। इंडिया लोवेस्ट इमीटर। इस सेक्टर में भारत मिनिमम 1990 से 2020 के बीच में मिनिमम इमिशन इसका रहा है। और दूसरी, इस क्लाइमेट चेंज में इसकी जो लड़ाई है बहुत धीमी है, उसके बावजूद भी रिमार्केबल ग्रोथ हुई है। जो इलेक्ट्रिसिटी, इससे अनुमान लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नवीकरणीय स्रोतों से अगर अमेरिका और मैक्सिको को छोड़ दिया जाए तो अधिकतम देशों की 2% है, जो इलेक्ट्रिसिटी 2% केवल आती है नवीकरणीय स्रोतों से, रिन्यूएबल सोर्स से। जबकि भारत की आती है 5.36%, लेकिन ये रैंक यहाँ 13th है, 5.36% है। यानी अन्य देशों में रिन्यूएबल सोर्स से और ज़्यादा एनर्जी आती है। यानी सेफ एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा जो है में अभी भी भारत की अनुकूल स्थिति के बावजूद अभी इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो 2.5-3 करोड़ सिलेंडर बांटे गए हैं, उसमें जो है
रिफिल भराई ही नहीं गई है तो निश्चित तौर पे इस पर ठीक से कार्यान्वयन किए जाने की ज़रूरत है। एक और न्यूज़ है इसमें, निपाह वायरस पुनः दस्तक दिया केरल में, 2 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन ये चूँकि पुराना वायरस है, मनसुख मांडविया ने ना तो कोई इमरजेंसी लाने की कोशिश कहा है और ना ही जो है इसे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे निपटने के लिए पर्याप्त साधन सामग्री अभी भारत में उपलब्ध है। ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।